हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंपनियों के आंतरिक पुनः निर्माण के अंदर देखेंगे कि एक कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छे होते हुए भी कंपनी को पुनः निर्माण की आवश्यकता हो जाती है। कंपनी अपनी अंश पूंजी में किसी भी प्रकार की कमी किए बिना भी पुनः निर्माण की योजना को अपनाती है। कई बार हम देखते हैं कि कंपनी में कंपनी की आर्थिक स्थिति है, बैलेंस शीट के अंदर कंपनी के संचित लाभों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कंपनी के अंशों के मूल्यों का निरंतर गिरावट हो रही है, वह आकर्षक नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी के द्वारा पूंजी में कमी किए बिना भी पुनः निर्माण की योजना को अपनाया जाता है। स्टूडेंट, इसके संबंध में मैंने एक PDF डाला है जिसके अंदर आंतरिक पुनः निर्माण के अंदर पूंजी में कमी किए बिना पुनः निर्माण की योजना को किस प्रकार से किया जाता है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अंश पूंजी में कमी किए बिना कंपनी पुनः निर्माण कर सकती है। कंपनी के दायित्वों तथा पूंजी में उचित समायोजन के लिए पुनः निर्माण, अर्थात कंपनी के दायित्व और पूंजी के बीच में उचित जो है वो रेशो नहीं होता है। कंपनी की पूंजी कम होती है और उसके रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो अधिक मात्रा में होते हैं। आर्थिक रूप से सुदृढ़ कंपनियां जो स्ट्रांग होती हैं, जिनके पास में रिजर्व की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। कंपनी अंशधारियों के इसके अंतर्गत अधिकारों में परिवर्तन करती है। अंशों ऋण पत्रों को बदल सकती है, ऋण पत्रों को अंशों में बदल सकती है। कंपनी बोनस अंशों का निर्गमन करके और पूंजी को बढ़ा सकती है और संचित लाभों में से बोनस अंशों का निर्गमन करके पूंजी में वृद्धि कर सकती है। देखिए, इस प्रकार से कुछ तरीके जो हैं जिससे कंपनी अंश पूंजी में कमी किए बिना पुनः निर्माण की योजना को कर सकती है। स्टूडेंट, आइए इसके संबंध में आज हमें क्वेश्चन देखना है। प्रश्न जो है देखिएगा वो इस प्रकार से है। 31 मार्च 2019 को हमें गुडलक लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखे, ऑथराइज इशूड एंड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कैपिटल 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप अमाउंट है उसका 12 लाख रुपए। 1,10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 10 लाख के हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा है 20 लाख। स्टूडेंट देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा जो बात हम कह रहे थे कि कंपनी के दायित्वों तथा पूंजी में उचित समायोजन के लिए, यहाँ पर कंपनी के देखिएगा रिजर्व जो हैं वो 20 लाख है। कंपनी की आर्थिक रूप से सुदृढ़ कंपनी है। कंपनी की कैपिटल के तुलना में रिजर्व बहुत अधिक मात्रा में है। ऐसी स्थिति के अंदर कंपनी अपना पुनः निर्माण कर रही है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सिक्योर्ड लोन हमें दे रखे हैं 6 लाख के। 9% रिडीमेबल डिबेंचर्स दिए गए हैं 3,20,000 के। लॉन्ग टर्म लोन्स हमें दे रखे हैं इसके अंदर। फिर हमें करंट लायबिलिटीज़ में दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए गए हैं 1,80,000 के, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स के अंतर्गत टेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग हमें दे रखा है 23 लाख का। प्लांट एंड मशीनरी दिया गया 12 लाख का। फर्नीचर हमें दे रखा 3,50,000 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं 4,50,000 के। इसके बाद में हमारे पास में करंट एसेट दे रखे हैं। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड दिया गया है हमें। इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड जो है वो 5 लाख का हमें दिया गया है। सन्ड्री डेटर्स जो है हमें दे रखे हैं 3 लाख के। कैश दे रखा है हमें इसके अंदर कैश एट बैंक 1,40,000 का। इस तरह से ये बैलेंस शीट जो है हमें इसके अंतर्गत दी गई है, जो है 53 लाख, जिसका बैलेंस शीट का टोटल हमें दिया गया है। अब इसके बाद में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पुनः निर्माण के संबंध में दी गई है, वो क्या है। विस्तार कार्यक्रम की क्रियान्वित करने के लिए 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित पुनः निर्माण की योजना जो है वो स्वीकृत की गई है। क्या की जा रही है इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट, कंपनी की अधिकृत पूंजी को 60 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए, जो कि 10 रुपये वाले 5 लाख इक्विटी अंशों में और 10 रुपये वाले 1,08% पूर्वाधिकार अंशों में है। सेकंड, सामान्य संचय के शेष का 11,50,000 रुपये की सीमा तक
बोनस अंशों के निर्गमन के लिए पूंजीकरण किया जाए। कंपनी ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक 4 इक्विटी अंशों के धारक को 10 रुपये वाले 3 बोनस अंश निर्गमित किए जाएं। जो अंशधारी अपने 10% पूर्वाधिकार अंशों के बराबर संख्या में 8% पूर्वाधिकार अंशों में बदलने को सहमत हैं, उन्हें प्रत्येक 4 पूर्वाधिकार अंशों के बदले में 10 रुपये वाला बोनस अंश निर्गमित किया जाए। 9% शोध्य ऋणपत्र धारकों को यह विकल्प दिया गया कि वे या तो अपने ऋणपत्रों को 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों में 40% प्रीमियम पर परिवर्तित कर ले अथवा सम मूल्य पर नगद राशि पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त कर ले। शेष इक्विटी अंश वर्तमान अंशधारियों को 20% प्रीमियम पर प्रस्तावित किए गए हैं। पुनः निर्माण 10,000 रुपये हुए हैं, यह मानते हुए कि सभी पूर्वाधिकार अंशधारियों एवं 70% ऋणपत्रधारियों ने अपने परिवर्तन के विकल्प का प्रयोग किया है तथा इक्विटी अंशों के निर्गमन की समस्त राशियां अंशों के आवेदन के साथ ही प्राप्त हो गई हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए एवं पुनः निर्माण के बाद का चिट्ठा दीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा, इस प्रश्न के अंदर जो बैलेंस शीट हमें दे रखी है, उस बैलेंस शीट के अंदर हमने देखा है कि कंपनी के पास में जनरल रिजर्व के अंदर जो है पूंजी की तुलना में अधिक मात्रा में राशि एकत्रित हो गई है। अर्थात कंपनी के पास में रिजर्व तो है, लाभ तो हैं, लेकिन हम जहाँ पर रोकड़ की बात करते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करते हैं, कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस देखिएगा बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। मतलब कंपनी अपने अंशधारियों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, वो लाभों का वितरण नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर अंशधारियों के मध्य असंतोष होता है और उस कंडीशन के अंदर कंपनी अपनी पूंजी को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की योजना को अपनाती है। अब देखिए, जो हमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसके अंदर क्या कह रहे हैं कंपनी कि अधिकृत पूंजी को 60 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा, जिसमें 5 लाख हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हमें मालूम है अधिकृत पूंजी के बढ़ाने या अधिकृत पूंजी के लिए हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करते। तो पहले पॉइंट की हम कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर ऑथराइज कैपिटल के अंदर दिखा दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, सामान्य संचय के शेष को 11,50,000 रुपये तक की सीमा में बोनस इक्विटी अंशों के निर्गमन में किया जाएगा। हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व जो कि 11,50,000 रुपये की सीमा तक का है, उसे किस में बदलना है, बोनस टू शेयर होल्डर में। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और 11,50,000 रुपये ये अमाउंट इसके अंदर दिखा दिया जाएगा। नरेशन हो जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इसके पश्चात हम क्या कह रहे हैं इसके अंदर देखिएगा, कंपनी ने यह निश्चय किया है कि प्रत्येक 4 इक्विटी अंशों के धारकों को 10 रुपये वाले 3 बोनस अंश निर्गमित किए जाएंगे। हम जो है इक्विटी बोनस अंश किसको दे रहे हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रखा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कितने दे रहे हैं इसके अंदर, जो हमारे 4 हैं उनको हम 3 बोनस अंश देंगे। हम पहले यहाँ पे बोनस अंशों की संख्या को निकाल लेंगे। बोनस अंश की संख्या के लिए नीचे देखिएगा स्टूडेंट, एक वर्किंग नोट हमने यहाँ पे बना रखा है। देखिएगा यहाँ पे इक्विटी अंशधारियों के लिए निर्गमित बोनस अंश जो है वो अंशों की संख्या कितनी है हमारी, 1,20,000। 1,20,000 को हम कितने दे रहे हैं, 4 के बदले में 3 बोनस अंश दे रहे हैं। तो उनको कितने बोनस अंश दे दिए जाएंगे, 90,000 जो है बोनस अंश यहाँ पर दे दिए जाएंगे। दोबारा देखिएगा नीचे वर्किंग नोट में हमने इक्विटी अंशधारियों की संख्या 1,20,000 है, और इन 1,20,000 अंशधारियों को हम क्या कर रहे हैं, 4 के बदले में 3 बोनस शेयर दे रहे हैं। तो कितने बोनस शेयर दे रहे हैं, हम 90,000 बोनस शेयर्स दे देंगे यहाँ पे। दूसरा ऊपर देखिएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे रहे हैं हम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए हमें क्या कह रहा है इसके अंदर कि कंपनी ने क्या कर रहा है इसके अंदर, जो अंशधारी अपने 10% पूर्वाधिकार अंश को 8% वाली लाभांश दर में बदल रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 के बदले में 1 बोनस शेयर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा
प्रेफरेंस शेयर जो है वर्किंग नोट में देखिएगा 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इन 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को जो है 4 के बदले में एक बोनस अंश दे दिया जाएगा। तो 25,000 जो है वो बोनस शेयर जो है वो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो ये दोनों संख्या हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 90,000 बोनस शेयर जो है वो किसको दिए जा रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं, और 25,000 जो है वो किसको दिए जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दोनों का हम टोटल लगा लेते हैं। तो दोनों का जो है वो टोटल आ रहा है हमारा जो है 1 लाख और जो है 15,000 हमारा इनका टोटल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर एंट्री के अंदर देखिएगा हमने जो एंट्री बनाई है उसके अंतर्गत हम प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले हम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं। उनकी लाभांश की दर जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10% की जगह हम उसको इसमें बदल रहे हैं, उनको 8% में बदल रहे हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमें बैलेंस शीट में दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल परिवर्तन किस में करना हमें, उसकी रेट ऑफ डिविडेंड के अंदर। तो हम एंट्री क्या करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो बैलेंस शीट में अपने को दिया गया है 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए अमाउंट एज इट इज जो है वो यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा स्टूडेंट, हमने जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को जो बोनस दिए हैं, शेयर दे रहे हैं, हम उसके लिए अब एंट्री बना देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस शेयर्स को किस में बदल रहे हैं अपन, इक्विटी शेयर के अंदर बदल रहे हैं। और हम इन दोनों को कितना कर रहे हैं, हम इन दोनों को मिलाकर 11,50,000 जो ऊपर हमने बोनस शेयर्स बनाए थे, ये बोनस शेयर्स हम प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को बदल कर हम दे रहे हैं, जिसके लिए नरेशन में लिखेंगे अपन 90,000 and 25,000 equity share of ₹10 each issued as bonus share to equity shareholders and preference shareholders respectively as per रिकॉर्गनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत ये दे दिया जाएगा। तो हम ये जो है इसके अंदर बोनस शेयर्स जो हमने बदले हैं, ये बोनस शेयर्स जो है इक्विटी शेयर में बदलकर और प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को दे दिए जाएंगे। इसके पश्चात अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है ऋण पत्रधारियों के लिए। ऋण पत्रधारियों को विकल्प दे रहे हैं कि वे चाहें तो अपने अंशों को इक्विटी अंशों में 40% प्रीमियम पर परिवर्तित कर लें या जो है वो नकद में राशि प्राप्त कर लें। इस प्रस्ताव को कितने लोगों ने, 70% ऋण पत्रधारियों ने ये प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत किया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स हैं, पहले तो हम डिबेंचर्स की राशि को पूरे को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे, रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 6 लाख रुपए, ये एंट्री बना दी जाएगी। अब इसके अंदर हमारे डिबेंचर होल्डर ने 6 लाख के 70%, 6 लाख का 70% अपन निकालेंगे तो यह आ जाता है हमारा 4,20,000। 6 लाख का 70%, 6 लाख का 70% आ जाता है हमारा 4,20,000। इन ऋण पत्रधारियों ने क्या किया है, अपने प्रस्ताव स्वीकृत किया अंशों में बदलने का। अब इसके लिए जो अंश हम दे रहे हैं, ये अंश 10 रुपये वाला अंश कितने पे दे रहे हैं अपन, प्रीमियम पर दे रहे हैं। 10 रुपये वाला अंश 40% प्रीमियम, अर्थात 10 रुपये वाला अंश कितने में दे रहे हैं अपन, 14 रुपये में दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। 4,20,000 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में अंशों की जो है ये संख्या आ जाएगी, ये अंशों की संख्या आ जाएगी हमारे पास में जो है वो 30,000 अंशों की संख्या आ जाएगी। इस 30,000 अंशों की संख्या को अब हम एंट्री बनाएंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 4,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 3 लाख हो जाएगा, और इसको हम 40% 4 रुपये प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 रुपये प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,20,000 जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर चला जाएगा। तो डिबेंचर होल्डर का जो 6 लाख रुपए है उसके अंदर केवल 70% ने ही अभी इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया। जिन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है उसको हम क्या दे रहे हैं, 14 रुपये वाला इक्विटी अंश दे रहे हैं। इक्विटी अंशों की संख्या को ज्ञात करने के लिए शेयर कैपिटल के अंदर हमें कितना अमाउंट क्रेडिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमें कितना अमाउंट क्रेडिट करना है, इस राशि को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
4,20,000 को 14 रुपीज़ से हम इसको डिवाइड करके और उसको जो है अंशों की संख्या को हम ज्ञात करके और अंशों के अंकित मूल्य और प्रीमियम की राशि से हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे। शेष बच रहे हैं अभी हमारे यहाँ पर 1,80,000 के डिवेंचर होल्डर्स और बच रहे हैं जिन्हें हमें नकद में भुगतान करना है। लेकिन अभी कंपनी के पास में बैलेंस शीट में जैसे अपन ऊपर देखते हैं तो नकद में राशि नहीं है, केवल 1,40,000 है और हमें पेमेंट करना 1,80,000। तो अभी हम पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए शेष बचे ऋण पत्रधारियों को हम बाद में पेमेंट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कंपनी ने क्या करा है, बचे हुए अंशों को जनता के अंदर निर्गमित किया है। अब हमें देखना है कि बचे हुए इक्विटी शेयर्स कितने हैं। बचे हुए इक्विटी शेयर्स को देखने के लिए नीचे वापस से देखिएगा, वर्किंग नोट पे आ जाइएगा स्टूडेंट। वर्किंग नोट के अंदर हम देखेंगे कि कंपनी ने जब अपनी ऑथराइज कैपिटल इस योजना के लिए बनाई है उसमें कहा है कि 5 लाख इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी इसके अंतर्गत रखेगी। 5 लाख इक्विटी शेयर के अंदर अब कंपनी के कितने कितने इक्विटी शेयर्स में हो चुका है। योजना के पहले कंपनी ने 1,20,000 इक्विटी शेयर निर्गमित कर रखे हैं, तो 1,20,000 तो ये चले जाएंगे। फिर कंपनी ने बोनस अंशों में इक्विटी शेयर दिए हैं। बोनस अंशों के अंतर्गत 90,000 तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को दिए और 25,000 हमने किसको दे दिए, प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिए, तो ये यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद में हमने डिबेंचर होल्डर्स को प्रस्ताव दिया था। डिबेंचर होल्डर्स को हमने कितने दे दिए, 30,000 हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिए, तो 30,000 हमारा इसमें चला जाएगा। टोटल जो अंश अब तक कंपनी के द्वारा निर्गमित किए जा चुके हैं उनकी संख्या निकल रही है 2,65,000। शेष बचे अंशों की संख्या है 2,35,000। शेष बचे अंशों की संख्या 2,35,000 जो है इसे कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है, जनता के अंदर निर्गमित किया जा रहा है और ये जनता के अंदर 20% प्रीमियम के अंदर निर्गमित किए जाएंगे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे इसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,35,000 को 12 रुपये 10 रुपये प्लस 20% प्रीमियम 12 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 28,20,000। इसके पश्चात हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 23,50,000 से और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4,70,000 से। इसके पश्चात चूंकि अब कंपनी के पास में क्या है, रोकड़ आ गया है, कंपनी क्या करेगी, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देगी। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,80,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। कंपनी को 10,000 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस खर्च होना है, एंट्री कर दी जाएगी रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 का ये पेमेंट कर दिया जाएगा। अब देखिएगा, जब कंपनी के द्वारा पुनः निर्माण किया जा रहा है और कंपनी के पास में रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, हमें ध्यान में रखना है कि जब कंपनी का पुनः निर्माण हो जाता है तो कंपनी इस प्रकार के अपने कोई भी मिसलेनियस या फिक्टिशियस एक्सपेंसेस को जो है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएगी। तो हमें क्या करना है, इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस को साथ के साथ हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। और किससे राइट ऑफ कर देंगे इसको अपन, सिक्योरिटी प्रीमियम से हम इसको राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 को ये हम साथ के साथ में राइट ऑफ कर देंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कम हो जाएगा और हमें जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस को दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमारे जो ऑथराइज कैपिटल है वो 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले, 5 लाख के 50 लाख के हो जाएंगे। 1 लाख जो है हमारे 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 10 रुपये वाले, तो 10 लाख रुपये ये हो जाएंगे। टोटल 60 लाख की कैपिटल हो गई है, जिसमें से इशूड एंड सब्सक्राइब के अंदर हमने 1 लाख 8% वाले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कर दिए हैं। 10 लाख का ये अमाउंट हो गया, फुल्ली पेड अप है हमारा। हमने इक्विटी शेयर जो है वो इसके अंतर्गत देखिएगा 3,55,000 इक्विटी शेयर जो है हमारे नगद में इशू हुए हैं, तो नगद वाले इशू को हम 10 रुपये से कर देंगे, 35,50,000 हो जाएगा। और 1,15,000 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में दिए गए थे, 1,15,000 इक्विटी शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11,50,000 ये हो जाएगा। 30,000 इक्विटी शेयर डिवेंचर होल्डर्स को दिए गए हैं, 30,000 ये दे दिया जाएगा, तो 3 लाख इसका अमाउंट हो जाएगा। टोटल 5 लाख जो है हमारे इक्विटी शेयर इस प्रकार से हो जाएंगे। 3,55,000 नगद में हो गए, जो कि पहले 1,20,000 प्लस 2,35,000 बाद में जो हमने
पुनः निर्माण के बाद में करें। 1,15,000 बोनस शेयर्स में दे दिए और 30,000 हमारे जो है वो डिवेंचर होल्डर्स को दे दिए गए। इसके बाद चलेंगे अपन रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो है हम यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। जो ऊपर हमारे पास में बैलेंस शीट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कहाँ कहाँ से कैसे आया है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हमारे पास में देखिएगा, नए अंशों का जो हमने निर्गमन किया है, नए अंशों के निर्गमन के द्वारा हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, और जो कन्वर्ट किए हैं अपन ने बोनस शेयर के अंदर उनके द्वारा प्रीमियम आया है। इन दोनों प्रीमियम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे और जो है जोड़कर ये आ जाता है हमारा 5,90,000, 1,20,000 प्लस 4,70,000। ये दो प्रीमियम आ रहा है, देखिएगा हमारा यहाँ पे 4,70,000 आया इस वाली एंट्री के अंदर, और इससे पहले एक एंट्री के अंदर आया 1,20,000। दोनों जोड़ दिए जाएंगे और इसमें से 10,000 जो है ये प्रीमियम को हमने डेबिट किया है, इसको लेस कर दिया जाएगा। शेष बचा प्रीमियम जो है वो 5,80,000 यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। इसके पश्चात है जनरल रिज़र्व। जनरल रिज़र्व के अंदर जो है हमारे पास में 20 लाख का, 20 लाख में से हमने 11,50,000 बोनस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। शेष बचा 8,50,000 बैलेंस शीट में यहाँ दिखा दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर लोन लॉन्ग टर्म वाले जो हैं वो हमारे एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, वो दिखा दिए जाएंगे। फिर है हमारे पास में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जो डिबेंचर्स को तो हम पेमेंट कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 1,80,000 के, उनको दिखा दिया जाएगा। एसेट साइड के अंदर जो हमें दे रखी है एसेट्स, उस एसेट साइड के अंदर देखिएगा हमारे पास में टेंजिबल एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग कोई परिवर्तन नहीं किया है, एज इट इज़ आ जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी में कोई परिवर्तन नहीं किया, एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद फर्नीचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज इट इज़ आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो भी वैसे के वैसे 4,50,000 आ जाएगा हमारा। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक है 5 लाख का, कोई परिवर्तन नहीं किया, स्टॉक ऐसे कैसे आ जाएगा। डेटर्स हमारे बैलेंस शीट के अंदर 3,60,000 के दे रखे हैं, वो ऐसे कैसे दिखा दिए जाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। स्टूडेंट एसेट साइड के अंदर हम देखेंगे कि हमारा कैश को छोड़कर किसी भी उसके अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो वो सारी मदें जो हमारे को पुनः निर्माण से पहले की बैलेंस शीट में दिए गए हैं वो एज इट इज हमको नई बैलेंस शीट के अंदर दिखा देना। अब हमें मेन निकालना है इसके अंदर कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे को बैलेंस शीट के अंदर जो कैश दे रखा है 1,40,000, पहले हम 1,40,000 रुपये कैश को इसको ले लेंगे। उसके बाद में हम जनरल एंट्रीज में देखते हैं 28,20,000 हमारे पास में कैश आया है। 1,40,000 प्लस 28,20,000 ये दोनों कैश जोड़ दिया जाएगा। उसमें से हमने पेमेंट किया 1,80,000 का तो डिवेंचर होल्डर को, और 10,000 का हमने किया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस। 1,90,000 को घटा देंगे तो हमारे पास में अमाउंट बचेगा ये 27,70,000 जो है ये बचेगा, जिसको हम दिखा देंगे। कैसे निकाला देखिएगा स्टूडेंट, हमने कैश का बैलेंस शीट के अंदर 1,40,000 प्लस नए अंशों के निर्गमन से हमारे पास में आया 28,20,000, दोनों का टोटल कर लिया जाएगा। उसमें से हम लेस करेंगे 1,80,000 डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट दिया और 10,000 रीऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्च किया गया। इन दोनों को हम लेस कर देते हैं तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 27,70,000, और इस प्रकार से बैलेंस शीट जो है हमारी वो बन जाएगी 79,30,000 की ये बैलेंस शीट बन जाएगी। तो इस प्रश्न के अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन कंपनी फिर भी क्या करना चाह रही है, अपना पुनः निर्माण करना चाह रही है। अंश पूंजी में कोई कमी नहीं करी है हमने, अंश पूंजी जो कंपनी की दे रखी थी हमने वही रखी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। और फिर कंपनी का जो है वो हमने पुनः निर्माण कर दिया है बोनस अंशों के निर्गमन के द्वारा, और अंशों को जो है हमने किस में करा, बोनस अंशों में बदलकर हमने इसका पुनः निर्माण कर दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।